आप जो है ड्रेस के बारे में काफ़ी पर्टिकुलर है और आज अब लाल ये कलर के कुर्ता पहने हुए हैं, क्या लाल पार्टी के समर्थकों को आप कहीं ना कहीं शुक्रिया अदा कर रहे हैं? क्योंकि ऐसा ऐसा लग रहा है, जो परसेंटेज ऑफ वोटिंग दिख रहा है यहाँ, ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं लाल पार्टी के जो वोटर्स हैं शायद वो वापस लाल पार्टी में वापस आ गए, इसीलिए बीजेपी का परसेंटेज काफ़ी फिलहाल रुझानों में कम है। क्या आप शुक्रिया अदा करना चाहते हैं इसीलिए ये ड्रेस? मैं सबसे ये डायलॉग देने चाहते हैं कि मुकम्मो खुश होगा कि अगर बीजेपी को थर्ड पोजीशन मिल जाए, क्योंकि बंगाल में ये साबित होना चाहिए ये बंगाल है। दीदीर काछे आछे एदेर वैक्सीन, चुनार बांगला गড়ার নেই কোনো সিন, আমরা 294 তোরা 420 মানে 420, আমরা हीरो। तो ये सोना का बंगाल गुजरात है, बस यही मेरा ये क्या इंस्टेंट लिरिक्स है कि आप तैयार करके रखे हैं? क्योंकि आप इंटरव्यू के लिए कहा 20 मिनट 25 मिनट बैठने के लिए कहा, तो लिरिक्स तब बनाए, ये इंस्टेंट है? चलिए, गाना तो गाना ही होता है। दिल्ली থেকে প্লেনে করে আসছে করোনা, দিল্লি থেকে প্লেনে করে আসছে করোনা, একটা মোটা একটা দাড়ি চিন্তা করো না, একটা মোটা একটা দাড়ি চিন্তা করো না, দিদির কাছে আছে এদের ভ্যাকসিন, দিদির কাছে আছে এদের ভ্যাকসিন, চুনার বাংলা গড়ার নেই কোনো সিন, আমরা 294 তোরা 420 মানে 420, আমরা हीरो। सवाल काफ़ी सीरियस सवाल। आप यहाँ अगर तृणमूल कांग्रेस जीत हासिल की तो वैक्सीन लोगों को, आप लोगों को ही देना है और ये काफ़ी कठिन चैलेंज है, क्योंकि पश्चिम बंगाल में फ़िलहाल जो स्थिति है, कितना बड़ा ये चैलेंज है अगर तृणमूल कांग्रेस फाइनली जीत हासिल की आप लोगों के सामने, और क्या आप ये जो चैलेंज है कोरोना का चैलेंज, ये इस चैलेंज को एक्सेप्ट कर पाएंगे? देखिए, मैं तृणमूल का प्रवक्ता नहीं, तृणमूल का एक कैंडिडेट हो, लेकिन अगर तृणमूल जीते, तृणमूल का सबसे बड़ा चैलेंज है कि बंगाल को सारा भारत में 1 नंबर जाएगा ले जाने का। जे सब থেকে कोरोना जहाँ कम है, जो लड़ाई ममता बनर्जी सारा दुनिया में एक ही चीफ मिनिस्टर है जो रोड में निकल के अपना हाथों से दाग लगाते थे, माइक से अनाउंस करते थे, कितना झुकी लिया अपना। आज खुशी की बात है, तृणमूल आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन कितना सारे दोस्त, प्रेम, हम लोग का प्यारे रिलेटिव्स सबको हराया हम लोग। सबसे बड़ा काम है कोरोना को रोकना। मदन मित्रा, आप कह रहे हैं कि अब सबसे बड़ा चैलेंज जो है तृणमूल कांग्रेस के सामने वो है कोरोना को रोकना, लेकिन कहीं ना कहीं ये एक माना जा रहा था कि इस सीट से काफ़ी कठिन है उनके सामने लड़ाई, लेकिन 7वें राउंड के बाद जिस तरह से उन्होंने लीड हासिल कर ली है यहाँ से, अब लग रहा है कि रास्ता उनके सामने काफ़ी आसान है आगे जो राउंड्स है इसमें। कैमरामैन राजेंद्र सिंह के साथ कुंतल चक्रवर्ती, एबीपी न्यूज़, कोलकाता। तो कुल मिलाकर पश्चिम बंगाल में परिस्थिति बिल्कुल साफ है। 200 पार जो है वो भारतीय जनता पार्टी की बजाय तृणमूल कांग्रेस हो चुकी है और बीजेपी तो अब 80 के आसपास आती हुई दिखाई दे रही है। बीजेपी के लिए, बीजेपी की लीडरशिप के लिए ये चिंता का विषय जरूर हो सकता है। लेकिन इस बीच केरल से एक बड़ी खबर आ रही है। पलक्कड़ सीट से मेट्रोमैन श्रीधरन साहब अपनी सीट पर आगे चल रहे हैं। ई श्रीधरन जो 88 साल की उम्र में चुनाव लड़े हैं, उनको 7000 वोटों की अभी लीड है। पलक्कड़ से भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार है। बीजेपी उनको मुख्यमंत्री के तौर पर भी पेश करने की मंशा रखती थी। ये अलग बात है कि बीजेपी वहाँ बहुत ही कमज़ोर तरीके से चुनाव लड़ी, उस तरीके से नहीं लड़ी जैसे वो बंगाल में लड़ रही थी। पर श्रीधरन जो है वो 7000 वोट से अपनी सीट से आगे चल रहे हैं। एक ज़माना था, आज से करीब 3-4 साल पहले बीजेपी ने तैयारी बहुत की थी कि केरल में भी दमखम के साथ उतरेंगे। एक रिएक्शन नुपुर शर्मा का ले लेते हैं। नुपुर हमारे साथ बनी हुई हैं। नुपुर, बीजेपी ने एक कोर्स करेक्शन कह लीजिए या कोर्स रियलाइजेशन कह लीजिए, केरल का चुनाव उतने दमखम से क्यों नहीं लड़ा जितना बंगाल या असम का? सुनील जी, आप अच्छी तरीके से जानते हैं भली भांति, काफी ऐसे एरियाज हैं जहां पे, काफी ऐसे राज्य हैं जिस पे हमारा ग्राउंड प्रेजेंस ना के बराबर है।
किसने सोचा था कि हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी सरकार बना लेगी? किसने सोचा था त्रिपुरा में लेफ्ट को बिल्कुल दरकिनार करके बना लेगी, या असम में कभी हमारी जीत हो पाएगी? अरे किसने सोचा था कि हम 0 से 3, 3 से 10% और 3 सीटों पे भी पहुंच पाएंगे? तब छोड़िए, किसने 2019 में ये तक सोचा था कि 41% का वोट शेयर पाके 22 का गोल रख के 18 सीट आ जाएंगी? तब प्रोजेक्ट करे थे 7 पे अटक जाएगी बीजेपी की सुई, और कहाँ आई 18? मैं अभी भी कहूंगी, मैं जो पढ़ रही हूँ कि 80 सीटों पे तो 1000 वोट से कम का वो डिफरेंस है 80 सीटों पे अभी भी बंगाल के अंदर। और दूसरी बात मैं कहना चाहूंगी, आज जो बंगाल के अंदर हो रहा है, टीवी पे एक जिम्मेदार प्रवक्ता नेता को बैठ के कह देना हम उनसे कहेंगे घर चले जाइए। देखिए, पंचायत चुनाव की गिनती भी हो रही है उत्तर प्रदेश के अंदर। उत्तर प्रदेश की सरकार ने भली भांति लाठीचार्ज करके क्राउड को डिस्पर्स करवाया है। मैं कहूंगी कि आज की तारीख में क्यों नहीं आज की सरकार ऐसा डिसीजन लेके, महामारी चल रही है, अगर यहाँ भारतीय जनता पार्टी के लोग पटाखे फोड़ रहे होते, नाच गाना कर रहे होते, सेलिब्रेशन कर रहे होते, तो आप जानते हैं भली बातें टीवी पे क्या हाहाकार मच गई होती। जैसे कि जब भारतीय जनता पार्टी रैली करती है, प्रचार करती है, वहां कोरोना है, बाकी सब कोरोना मुक्त है, कोरोना प्रूफ है। मैं कृपया करके आप ही के द्वारा कहूंगी, अगर आदरणीय प्रधानमंत्री 23 तारीख को डिसीजन ले सकते हैं कि हम लोग अपनी रैलीज को बंद करेंगे, तो और हम लोग यार असम में हमारी भी तो बढ़त है, कहाँ आप देख रहे हैं सेलिब्रेशन? मैं तो साफ कहूंगी, और पुडुचेरी में भी है, कहाँ ऐसी आपको सेलिब्रेशन दिख रही है, ऐसे फ्लाउटिंग ऑफ कोविड प्रोटोकॉल एंड नॉर्म्स? मैं कहूंगी टीवी पे आके कह देना अपने अपने घर चले जाइए। एक्शन इज नेसेसरी, अदरवाइज ये हो जाएगा कि बंगाल असम में चुनाव प्रचार चल रहा है, महाराष्ट्र और दिल्ली के लिए संक्रमण के लिए ब्लेम। हालांकि मैंने आपसे सवाल केरल को लेके पूछा था नुपुर, जो भी जिम्मेदार आप कोविड पे चली गई, लेकिन मेरा पसंद का सब्जेक्ट है, आप कोविड पे आ गई है, तो लेट्स स्टिक टू द कोविड। सुदीप्ता जी पहले आप जवाब दे दीजिए, फिर मैं नुपुर की बात से एक और सवाल पूछता हूँ। आपने हाथ उठाया, सुदीप्ता। हाँ, ये कोविड के सिचुएशन में जो भी नुपुर जी ने कहा, मैं उससे भली भांति एक सहमत हूँ। और एक छोटा सा प्रश्न है मेरे दिल में उभर रहा है कि ये कोविड के चलते सेंट्रल विस्टा क्यों बनाया जा रहा है? क्या वो रोक नहीं जा सकता था कि उस पैसे से कोविड वैक्सीन या ऑक्सीजन में खर्च नहीं कर जा सकता था? ये एक छोटी प्रश्न है मेरा। जवाब दीजिए नुपुर। मैं जवाब दे दूं इसका? बिल्कुल। सेंट्रल विस्टा का काम रोक के उस पैसे से देश भर के लोगों को फ्री में वैक्सीन लग सकती है, ये पूछ रही है सुदीप्ता आपसे। देश के इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट प्रोग्राम्स रोके नहीं जाते हैं, और ये पार्टी कृपया करके वो ना बोले जिन्होंने, जिस पार्टी की सरकार ने 84 करोड़ लोगों को के भूखे पेट ना सोए वो लोग, उनके लिए प्रावधान भी निकाला था। और इसी राजनीतिक दल ने जो आज केंद्र सरकार में सर्व कर रही है लोगों को 4,500 करोड़ का इन्वेस्टमेंट और इम्पेटस। मेरे ऊपर मत बोलिए मैडम, मैं आपके ऊपर नहीं बोली, मैं आपके ऊपर नहीं बोली मैडम। मैडम चिल्लाइए मत, मैडम चिल्लाइए मत, मेरी बात सुन लीजिए। मैं आप दोनों को रोकूंगा, आप दोनों को रोकूंगा। बड़ी खबर आ रही है, रुकिए नुपुर जी, सुदीप्ता जी रुकिए। पंकज झा के पास बड़ी खबर। पंकज, बहुत बड़ी खबर यह है कि नंदीग्राम से पहली बार ममता बनर्जी ने शुभेंदु अधिकारी पर बढ़त बना ली है। अभी ये बढ़त बड़ी ही छोटी हो, 1500 वोटों से वो आगे चल रही है शुभेंदु अधिकारी से। पहली बार नंदीग्राम से शुभेंदु अधिकारी ममता के मुकाबले पीछे आगे थे, तो आपको छोटी बढ़त नहीं बोल रहे थे, इनकी बढ़त को आप छोटी बोल रहे हैं। नहीं, मैं तो पहले से कह रहा हूं कि धीरे धीरे जब खुलेगा तो चीजें बदलेंगी। अभी तो 1500 बढ़त क्यों बोल रहे हैं? बढ़त बना ली है ना। हाँ, बढ़त बना ली है। तो जब शुभेंदु अधिकारी 1500 से आगे थे, उसको भी छोटी बोलना चाहिए था आपको। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो ममता बनर्जी पहली बार नंदीग्राम पे आगे निकल गई हैं। शुभेंदु अधिकारी पीछे चल रहे हैं। शुभेंदु 1500 वोट से पीछे हो गए हैं। ये सुबह से लेकर अब तक बीते 5 घंटे की वोटिंग के बाद, इनफैक्ट लगभग 5 घंटे होने आ रहे हैं, पहली बार ऐसा हुआ है जब ममता बनर्जी ने शुभेंदु अधिकारी को पीछे छोड़ा है। नंदीग्राम की सीट पर वो चुनाव लड़ रही हैं। अपनी सीट बदलकर चुनौती स्वीकार करते हुए शुभेंदु अधिकारी की सीट पर गई, चुनाव लड़ा नंदीग्राम में, और अब वो आगे हो गई हैं। सुदीप्ता जी और नुपुर शर्मा मेरे साथ बनी हुई हैं। रुमाना के पास खबर है, बड़ी खबर आ रही है। देबरा हाई प्रोफाइल सीट, जहां पर 2 पूर्व आईपीएस अफसरों की टक्कर हो रही थी, और इस सीट पर पहले हमने आपको बताया था कि भारती घोष बीजेपी उम्मीदवार आगे चल रही हैं, और इस वक्त बड़ी खबर ये आ रही है कि देबरा से भारती घोष पीछे हो गई हैं।
हुमायूं कबीर, वो भी पूर्व आईपीएस अफसर, वो पहली बार चुनाव मैदान में किस्मत आजमा रहे हैं। हुमायूं कबीर टीएमसी उम्मीदवार अब आगे हो गए हैं। भारती घोष को 2019 लोकसभा चुनाव में भी बीजेपी ने टिकट दिया था, घाटाल सीट वो हार गई थी। दोबारा अब देबरा से बीजेपी ने अपना उम्मीदवार बनाया भारती घोष को। भारती घोष पीछे, देबरा से इस वक्त टीएमसी उम्मीदवार हुमायूं कबीर आगे चल रहे हैं। सुमित, हुमायूं कबीर भी आगे हो गए हैं, ममता बनर्जी भी आगे हो गई, यानी एकदम से पासा पलटने लगा है। और अब सब कुछ जैसे कि स्टार्स चेंज होते हैं ना, एक वक्त बदलता है, तो टीएमसी का वक्त बदला है। पार्टी 200 के ऊपर जा चुकी है। ममता बनर्जी लीड कर रही हैं, हुमायूं कबीर लीड कर रहे हैं, भारती घोष पीछे चल रही हैं, शुभेंदु अधिकारी पीछे हो गए हैं। तो कुल मिलाकर चीज़ें जो हैं वो पहली बार अब पूरी तरीके से टीएमसी के फेवर में जाती हुई दिखाई दे रही हैं। और इस बार को यहाँ कहना पड़ेगा, नुपुर शर्मा से पूछते हुए मैं कहते हुए पूछूंगा, नुपुर, अब कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ जो एंटी इनकम्बेंसी की बात की जा रही थी, कट मनी की बात की जा रही थी, परिवारवाद की बात की जा रही थी, भाईपों की बात की जा रही थी, वो तमाम चीज़ें चलती हुई दिखाई नहीं दी हैं। जनता को विकास चाहिए, विकास का एजेंडा चाहिए। विकास के एजेंडे की बात तो सिर्फ हम कर रहे थे, मुझे बता दीजिएगा बाकी कौन सा विकास के एजेंडे की बात कर रहे थे? प्रधानमंत्री को थप्पड़ मारूंगी और चंडी पाठ कर लेना अपने नॉमिनेशन की रैली के अंदर, ये सब हम तो नहीं कर रहे थे। टेम्पल टूरिज्म कर लेना, पूजा पाठ कर लेना, ऑल ऑफ अ सडन याद आ गया उनको भगवान भी कोई चीज होती है, हिंदू भी कोई चीज होती है। चुनाव के 6 महीने पहले आपको याद आया, रे इमाम मुअज्जिन को तो हमने स्टाइपेंड दे रखा है, हिंदू ब्राह्मणों को भी पूछ लो। ये हमने तो नहीं किया, ये जिसने किया आप उससे पूछिए। विकास की बात हमने करी थी, आपने मेरी बात पूरी नहीं होनी थी, लेकिन मैं तो जरूर पूछूंगी, जो हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर पे बजट से 1% से भी कम प्रोपोर्शन क्यों बोल रही है? इंटॉलरेंट क्यों हो रही है? ये उनके ऊपर चिल्लाइए जो सड़क के ऊपर कोविड प्रोटोकॉल फॉलो नहीं कर रहे। मैडम पंकज झा के पास एक और अपडेट आ गया है। नुपुर, पंकज झा के पास एक और अपडेट आ गया है। ये जो केंद्रीय मंत्री बाबुल सुप्रियो कोलकाता के टॉलीगंज सीट से चुनाव लड़ रहे हैं, वो 25,000 वोटों से टीएमसी के उम्मीदवार से पीछे चल रहे हैं। तो ये जो दांव चला था बीजेपी ने कि अपने सांसदों को उतारने का चुनावी मैदान में, वो लगता है दांव इस बार फुस हो गया है। बाबुल सुप्रियो 25,000 के अंतर से पीछे हो गए हैं। और विधानसभा चुनाव में 25,000 का जो ट्रेल होता है वो वाकई में बहुत बड़ी ट्रेल होती है, बहुत बड़ा पिछड़ापन होता है। क्या उसको कवर अप कर पाएंगे? ऐसे स्थिति में अमूमन होता नहीं है, लेकिन चुनाव है, कुछ भी हो सकता है। जब तक आखिरी वोट काउंट नहीं होता तब तक उम्मीद रखनी चाहिए हर कैंडिडेट को, हर पार्टी को। लेकिन नुपुर, सुबह के वक्त में जो परिस्थितियां थी 8, साढ़े 8, 9 बजे तक, जब मेरे ख्याल से पोस्टल बैलेट चल रहा था, तब वो आपको सूट कर रहा था। 10 बजे के बाद परिस्थितियां बिल्कुल बदल गई हैं, अंतराल बढ़ते जा रहे हैं, डिफरेंसेस बढ़ते जा रहे हैं और आपके अगेंस्ट में सब जा रहा है। देखिए सुमित जी, ना मैंने तब इलेक्शन कॉल किया, ना मैं अब करूंगी। मुझे अच्छी तरीके से याद है बिहार 2020 में क्या हुआ था। आपके ज्वाइन करने से पहले अतुल अंजान जी बैठे थे, शायद उन्होंने ये बात कही थी कि लास्ट मिनट पे 40 वोट का अंतर आया था। इनफैक्ट रिजल्ट अगले दिन क्लियर हुए थे। ये इलेक्शन कमीशन का नया प्रोटोकॉल है, महामारी को मद्देनजर रखते हुए इसमें काउंटिंग डिलेड होती है। पहले महामारी के पहले जब भी चुनाव होते थे, हम लोग 1-2 बजे तक चुनाव, आप लोग भी कॉल करते थे, हमें भी स्पष्टता आती थी जी। आज वैसी स्थिति नहीं है। मेरे हिसाब से अगर 30 राउंड में 10 राउंड भी काउंट नहीं हुए हैं और अगर कुछ लोग इलेक्शन कॉल करना चाह रहे हैं तो करें, हम तो ऐसी गलती नहीं करेंगे। यहाँ बैठ के हमें अच्छी तरीके से पता है, इन चीजों में, खासकर बिहार के चुनाव के रिजल्ट के बाद इन चीजों में टाइम लगता है। देखिए, नुपुर जी के हालत में मुझे समझ में आ रहा है, लेकिन हताशा जो होते हैं ना, तो हताश होते ही चिल्ला आप रही है, हालत मेरी समझ आ रही है। चिल्ला आप रही है, हालत मेरी समझ आ रही है। वाह, चिल्ला आप रही है, हालत मेरी समझ आ रही है। दूसरों के ऊपर बोल रही है, हालत मेरी समझ आ रही है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया मैडम, बहुत बढ़िया। नुपुर जी, आप मेरे ऊपर चिल्ला रही है शुरुआत से और हालत मेरी समझ आ रही है। हाँ, आप इतना झूठ बात बोले, विकास का बात आप बोले, विकास तो इंडिया में हुआ ही नहीं, बेरोजगारी का देश मर रहा है और आप विकास की बात कर रहे हैं। एकदम विकास, बता दीजिए झूठ बोल रही हूँ, 30 काउंट हो गए। कौन सा विकास? नहीं, आप बता दीजिए मुझे, पूरे 30 काउंट हो चुके हैं। आपसे एक सवाल पूछ रही हूँ। वेट करिए नुपुर, सुदीप्ता, एक साथ मत बोलिए। वैसे ही हम लोग ऑनलाइन जुड़े हुए हैं, इंटरनेट कनेक्टिविटी के इश्यूज हैं। इस बीच में एक बड़ी खबर आ रही है, बड़ी खबर आ रही है। अखिलेश यादव जो कि यूपी में पूर्व मुख्यमंत्री हैं,
नेता हैं समाजवादी पार्टी के, उन्होंने ट्वीट किया है और कहा है कि दीदी ओ दीदी का मुंहतोड़ जवाब दिया है बंगाल की जनता ने। दीदी ओ दीदी प्रधानमंत्री मोदी कहा करते थे अपनी रैलियों में, उस पर निशाना साधा है अखिलेश यादव ने और कहा है कि दीदी ओ दीदी का मुंहतोड़ जवाब दिया है बंगाल की जनता ने। इसी नोट के साथ जी पंकज एक फटाफट। चीज और भी है, उन्होंने एक हैशटैग ट्रेंड करा रहे हैं, दीदी जियो दीदी। अच्छा, दीदी जियो दीदी। यस, दीदी ओ दीदी का जवाब दीदी जियो दीदी के नाम पर अब अखिलेश यादव उनकी पार्टी ट्रेंड कराने की कोशिश कर रही है, जो कि उन्होंने अपने ट्वीट में जिक्र भी किया है। एक बात बड़ी खबरों के लिए एक बार फिर फटाफट पहले शोभना के पास चलते हैं और फिर तमाम मेहमानों के पास चलेंगे। शोभना। बहुत बहुत धन्यवाद सुमित। और आप देख सकते हैं ये बंगाल की प्रसिद्ध इमारत विक्टोरिया मेमोरियल के बाहर मैं खड़ी हुई हूँ। आंकड़े भी लगातार आप दर्शकों तक पहुंचा ही रहे हैं। जो बड़ी बातें हैं, क्या मायने हैं ममता बनर्जी के लिए इस जीत के, वो भी समझना बेहद ज़रूरी है। और आंकड़े जो है पहले वो बता देते हैं। बंगाल में ममता का जादू अभी भी बरकरार है। अगर 208 सीटों पर टीएमसी ने बढ़त बनाई हुई है तो कहीं ना कहीं ये साफ है कि दीदी का जादू जो है वो अभी भी बंगाल में बरकरार है। तीसरे टर्म के लिए दीदी आएंगी। अब तो नंदीग्राम में भी बढ़त दीदी ने बना ली है, तो अब कोई मॉरल विक्ट्री या मॉरल डिफीट की बात भी नहीं होगी। तो बंगाल में ममता बनर्जी का जादू बरकरार है। जो दूसरी बड़ी उनकी अचीवमेंट अगर कही जाए तो वो ये है कि अब वो विपक्ष के लिए यानी मोदी के खिलाफ वो सबसे बड़ा चेहरा है। अब अकेले अपने दम पर बीजेपी को उन्होंने पछाड़ दिया है। बीजेपी का कौन बड़ा नेता ऐसा नहीं था जो चुनाव प्रचार के लिए ना पहुंचा हो, चाहे योगी आदित्यनाथ हो, चाहे स्मृति ईरानी हो। सबसे तेज नतीजे आप देख पा रहे हैं। कोरोना मीटर भी साथ साथ चल रहा है और चुनाव के आंकड़े भी साथ साथ चल रहे हैं। और भारतीय जनता पार्टी जो कि पश्चिम बंगाल में ना के बराबर पार्टी थी, वो आज 80 विधानसभा सीटों पर लीड लेती हुई दिखाई दे रही है। बीजेपी इसको आधा गिलास भरा हुआ कह रही है, लेकिन बीजेपी के विरोधी इस पिक्चर को ऐसे पेंट कर रहे हैं जैसे बीजेपी सब कुछ हार चुकी है। भारतीय जनता पार्टी ने वस्तुस्थिति ये है कि उसने अपने असम का राज्य वापस बचा लिया है। लगभग उसी परफॉर्मेंस को रिपीट किया है जो पिछली बार था, जो कि 2/3 बहुमत वाला है। केरल में उसके नेता जिनको ई श्रीधरन, जिनको चुना गया मेट्रोमैन के तौर पर चुनाव लड़वाया गया, वो अपनी सीट पर आगे चल रहे हैं। वहाँ पुडुचेरी में भी बीजेपी का जो गठबंधन है वो लीड कर रहा है, सरकार बना सकता है ऐसा माना जा रहा है। लेकिन हाँ, तमिलनाडु में ऐसा नहीं है। बीजेपी और एडीएपी का गठबंधन चुनाव हार रहा है, ये साफ तौर पर समझ में आ रहा है। एक रिएक्शन लेना चाहूँगा इसी नोट पर, इस बड़ी पिक्चर पर, दिबांग से हमारे साथ जुड़े हुए। दिबांग सुबह से। दिबांग, पश्चिम बंगाल के मद्देनज़र बीजेपी के परफॉर्मेंस को अब आप कैसे आंकेंगे? इसको आधा गिलास भरा हुआ देखा जाए या पार्टी चूक गई? देखिए, पश्चिम बंगाल की स्थिति ऐसी है कि बीजेपी के जो भी प्रवक्ता हैं वो आसानी से उसको स्पिन कर सकेंगे कि हम तो कहीं नहीं थे, 3 पर थे और अब हम कम से कम 50 और 70 के तो पार चले गए। जो चुनाव आयोग का जो आंकड़ा है वो बताता है कि वो 77 पर हैं, 202 पर है चुनाव आयोग के आंकड़ों के मुताबिक टीएमसी। वोटों का अंतर 10% है, यानी 48% पर है टीएमसी। और इतना ज्यादा अंतर है, और जब इतना ज्यादा अंतर होता है, काउंटिंग चल रही होती है। सुमित, कुछ देर पहले मैं कह रहा था तो ममता बनर्जी के बारे में भी वही खबर आएगी जो टीएमसी सुनना चाहती है, और वो खबर आ भी गई। लगातार इनका आंकड़ा बढ़ता रहेगा और जो पिछली बार का जो इनका रिकॉर्ड था ये उसको पार भी कर सकते हैं, क्योंकि ये लगातार इनके आंकड़े बढ़ रहे हैं। तो एक तरीके से साफ है कि बीजेपी ने कोशिश बहुत की। बीजेपी छोटे छोटे चुनाव हम देख रहे हैं, हैदराबाद में भी बड़े हल्ले से लड़ती है। जब वो हल्ला करती है तो सब तरीके के हल्ला करती है। उनकी दूसरी रणनीति होती है कि वहाँ जितने भी लोग जो इन्फ्लुएंसर हैं, सोशल इन्फ्लुएंसर, उनको शामिल करें, दूसरी पार्टी के बड़े नेताओं को पोच करें। ये रणनीति कहीं तरीके से काम उनकी नहीं आ रही है, और एक बार उनको बैठ के फिर से सोचना होगा कि क्या वाकई में ये काम कर सकता है। यानी हमने ये पश्चिम बंगाल में भी देखा, इसकी बड़ी कोशिश हुई लेकिन ये वहां पर काम नहीं कर पाई। ये कह सकते हैं बीजेपी के प्रवक्ता कि अभी से पोस्टमार्टम की क्या जरूरत है, लेकिन जो आंकड़े हैं ये जरूर थोड़े बहुत फर्क इनमें पड़ेगा। लेकिन इतने चुनाव मैंने कवर किए हैं, मैं आपको कह रहा हूं कि इनका आंकड़ा 202 का है टीएमसी का, ये अभी और उछाल में आएगा। चूंकि मुझे अलाउ करें सुमित, क्योंकि बात हो रही है आज बहुत महत्वपूर्ण कोरोना की भी। एक बहुत महत्वपूर्ण बात इसमें जो सुप्रीम कोर्ट में निकल कर आई, मेरे ख्याल से ये हाईलाइट किया जाना चाहिए। इस बारे में बहुत कम चर्चा हुई। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, और ये बात चुनाव से अलग है, कि फ्रांस हो, जर्मनी हो, कनाडा हो, इन देशों में जब आप आवश्यक दवाइयां बनाते हैं तो आपको लाइसेंस लेना होता है।
और पेटेंट नियामक है जो आपके यहाँ पर, वो लाइसेंस उससे लेना चाहिए। आपके पास पेटेंट अधिनियामक है, आपके पास एक इस तरह से 7 कानून बने हुए हैं जिसमें आप चाहें तो दवाइयां और कंपनियों से भी बनवा सकते हैं, सिर्फ 2 कंपनियां काफी नहीं है। इसमें समझने वाली बात है कि 18 से 45 जो आयु वर्ग है उसमें करीब 59 करोड़ लोग हैं और 2 कंपनियां 59 करोड़ वैक्सीन नहीं बना सकती, ये बात साफ है। इसलिए सुप्रीम कोर्ट चाहता है कि इसमें और भी कंपनियों को जोड़ा जाए, क्योंकि जितनी ज्यादा कंपनियां बनाएंगे, और भारत में कई ऐसी कंपनियां हैं जो सीरम इंस्टीट्यूट जो 2 अरब वैक्सीन सालाना बनाती हैं, जो सीरम इंस्टीट्यूट जितना प्रोडक्शन कर सकती हैं, भारत में इस तरह से कई कंपनियां हैं। तो क्यों ना पेटेंट लेके उन कंपनियों को भी दे दी जाए, एक नई किस्म की बात। नुपुर कुछ बोलना चाह रही, दिमाग आपकी बात पर क्विक रिएक्शन। नुपुर, मुझे तुरंत ब्रेक लेना है, बहुत ज्यादा विस्तार से नुपुर फटाफट एक रिएक्शन। आपने इस मामले में मैं कुछ जानती हूँ इसलिए बोलूंगी। सबसे पहले तो सीरम इंस्टीट्यूट की जो वैक्सीन है वो पेटेंट हमारा नहीं है, वो यूके का है। और अभी स्थानीय कानून ऐसे हैं कि पेटेंट की पूरी प्रक्रिया को पूरा होने में 2023 हो जाएगा। और रही भारत बायोटेक की बात, तो BSL लेवल 3 जिसको कहते हैं बायो सेफ्टी लेवल 3 के फैसिलिटी से बनती है, जो आपको बता दूं तो प्राइवेट मैन्युफैक्चरर्स के पास है ही नहीं। इसीलिए केंद्र सरकार ने वो जो 3,000 और 1,500 करोड़ की 3,000 करोड़ और 1,500 करोड़ की जो इम्पेटस दिया था, वो इसीलिए दिया था ताकि एक सीरम अपनी मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी अपने आप बढ़ाए। तो 5 राज्यों के सबसे तेज नतीजे और सबसे सटीक नतीजे एबीपी न्यूज पर आप देख रहे हैं। सबसे ज्यादा दिलचस्पी पश्चिम बंगाल के नतीजों को लेकर, और वो रुझान ये कह रहे हैं कि टीएमसी तीसरी बार बंगाल की सत्ता में वापसी कर रही है। धमाकेदार तरीके से दीदी की बंगाल की सत्ता में वापसी, क्योंकि रुझान ये कह रहे हैं कि टीएमसी के खाते में फिलहाल 208 सीट जा सकती है। बीजेपी 80 सीटों पर ही सिमटती हुई, और कांग्रेस लेफ्ट आईएसएफ गठबंधन का तो बंगाल में सुपड़ा साफ हो गया है। फिलहाल अब तक की बड़ी तस्वीर जो उभर रही है, बड़ी सियासी तस्वीर इन 5 राज्यों की जानने के लिए सीधे आपको लेकर चलते हैं शोभना के पास। बहुत बहुत धन्यवाद रोमाना, बिल्कुल ठीक कहा आपने। धमाकेदार एंट्री टीएमसी की, धमाकेदार वापसी एक्चुअली। तीसरी बार ममता बनर्जी सत्ता पर काबिज होंगी। नंदीग्राम में भी अब उन्होंने बढ़त बना ली है, जहां पर वो शुवेंदु अधिकारी से पीछे चल रही थी। और रुझान की जो 4 बड़ी बातें हैं वो आपके सामने है। बंगाल में ममता का जादू बना हुआ है। दीदी ने जिस तरीके से टक्कर दी है, जिस तरीके की लड़ाई बीजेपी के तमाम पूरी ब्रिगेड को दी है, उसको देखते हुए लगता है कि जादू अभी बरकरार है। तमिलनाडु में 10 साल बाद सत्ता बदलने जा रही है, डीएमके सत्ता में आने जा रही है, और करुणानिधि और जयललिता को मिस जरूर कर रहा है ये चुनाव। और केरल की अगर बात करें तो लेफ्ट ने परंपरा तोड़कर जीत हासिल करी है। लेफ्ट में हर 5 साल के बाद सत्ता परिवर्तित होती है, कभी वहां पर यूडीएफ आता है और कभी एलडीएफ आता है। इस बार फिर लेफ्ट ने वापसी कर केरल में जो परंपरा थी उसको तोड़ा है। लेकिन अगर कहा जाए कि सबसे ज्यादा बड़ी जीत किसी ने दर्ज की है तो वो ममता दीदी रुझानों में अभी दर्ज करती नजर आ रही है। असम में बीजेपी की फिर से सरकार बन रही है। जिस तरीके से कांग्रेस ने एक अच्छा गठबंधन किया था, ऐसा लग रहा था कि बीजेपी बैकफुट पर है, लेकिन बीजेपी ने अच्छी लड़ाई यहां पर लड़ी और बढ़त बीजेपी ने बनाई हुई है। पुदुचेरी की अगर बात करें तो एनडीए एक बार फिर यहां पर सत्ता में वापसी कर रहा है और राष्ट्रपति शासन के दौरान यहां पर चुनाव हुआ है। मैं एक बार रुख करना चाहूंगी सुमित और रोमाना का। जिस तरीके की लड़ाई सुमित ममता बनर्जी ने लड़ी है, उससे ये तो साफ है कि अकेली एक दुर्गा ही काफी है। जिस तरीके से बीजेपी की पूरी ब्रिगेड 1 वर्सेस ऑल। हाँ, मतलब हम ये कह सकते हैं बिल्कुल कि आज जब ममता जीत रही है, टीएमसी जीत रही है, तो ये इंटरप्रिटेशन भी निकाला जा सकता है। लेकिन हमको ये नहीं भूलना चाहिए कि पश्चिम बंगाल बीजेपी का राज्य कभी नहीं था। बीजेपी बीते 4-5 सालों के अंदर ही वहाँ पर ज़मीन अपनी तलाश रही है, और आज 4-5 सालों के अंदर अगर भारतीय जनता पार्टी वहाँ 70-80 सीटों तक पहुँच रही है, लेफ्ट खत्म हो जा रहा है, कांग्रेस जैसी बड़ी पार्टी जो सालों साल देश में रही वो खत्म हो जा रही है, तो साफ तौर पर इशारा कर रहा है कि बीजेपी के लिए पश्चिम बंगाल में अपनी जगह मजबूत कर रही है, बना रही है, जो उसको 2024 के लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को काम भी आ सकता है। खबर ये भी आ रही है कि कांग्रेस और लेफ्ट का जो गठबंधन जो 2 पे आगे दिख रहा है, ये दोनों की दोनों सीटें कांग्रेस के खाते की हैं, इसमें एक भी लेफ्ट नहीं है। आप समझ सकते हैं कि लेफ्ट का सीपीएम सीपीआई का जो वो केरल में सरकार बना रहे हैं, वो पश्चिम बंगाल में अपना सब कुछ गंवा रहे हैं। स्थिति वो हो चुकी है। हमारे साथ तृणमूल कांग्रेस के प्रवक्ता मानव जायसवाल भी जुड़ गए हैं, विकास भदौरिया भी मेरे सहयोगी जुड़े हुए हैं, दिबांग भी जुड़े हुए हैं। मानव, जब तक सेटल हो तब तक एक विकास से सवाल लेना चाहूँगा। विकास, भारतीय जनता पार्टी
हमने तमाम प्रवक्ताओं को सुना, बीते 2 घंटे से वो अपना कह रहे हैं कि ग्लास आधा भरा हुआ है। आप पार्टी कवर करते हैं, आप तमाम नेताओं के नज़दीक में उठते बैठते हैं। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या वाकई में बीजेपी मनी मन इन नतीजों पे खुश होगी, संतुष्ट होगी, या चिंतन करेगी, मनन करेगी कि चूक गए, मौका अच्छा था? कि देखिए, बिल्कुल जो अभी का नेतृत्व है वो निश्चित रूप से इस पर संतुष्ट नहीं होगा। हाँ, इससे पहले का नेतृत्व होता तो शायद वो कहता, और अभी भी शायद टेलीविज़न पर या साउंड बाइट में कहेंगे कि हमने तो देखिए 3 से शुरुआत की थी, हम 80 पे हैं, 90 पे हैं, जो भी फाइनल आंकड़ा होगा। लेकिन ये नेतृत्व इस आंकड़े से संतुष्ट नहीं होगा। हालांकि ओवरऑल अगर देखा जाए तो बीजेपी 3 से जितनी भी सीटों पर पहुंचेगी, अभी फिलहाल 80 सीटों पे, 76 सीटों पे ऊपर नीचे हो रही है। असम में उसने ज़बरदस्त वापसी की है, पुडुचेरी में वो सबसे बड़ी पार्टी गठबंधन के तौर पर उभर रही है, केरल में भी 3 सीटों पर आ गई है, तमिलनाडु में भी उसने सीटें बढ़ाई हैं। ओवरऑल अगर देखा जाए तो बीजेपी की स्थिति संतोषजनक है, लेकिन लड़ाई उसने बंगाल में पूरी ताकत से लड़ी। बंगाल में उसको दोबारा फिर एक बार एंट्री लेके सत्ता पर काबिज होना था, जहां पर उसने तमाम कोरोना काल के दौरान पूरी राजनीतिक फर्टिनिटी से लेकर और सामाजिक कार्यकर्ताओं से लेकर सबकी आलोचना झेली कि आप कोरोना काल में इतनी बड़ी बड़ी रैलियां क्यों कर रहे हैं। पूरी ताकत लगा रखी थी। अब उस ताकत के अनुरूप अगर परिणाम नहीं आए तो जाहिर तौर पर संतोष नहीं होगा। हालांकि अभी भी यही कह रहे हैं कि अभी तो 6 और 7 राउंड हुए हैं, आप देखिए 20-22 राउंड तक जाएगा, कुछ कुछ सीटों पे ज़्यादा राउंड होंगे, 25 से 30 राउंड होंगे, तो अभी नतीजे आने दीजिए, अभी तो रुझान है। लेकिन देखिए, इन रुझानों ने स्पष्ट कर दिया है, क्योंकि पिछले 1-1.5 घंटे से बीजेपी की सीटें घट रही हैं, टीएमसी की सीटें आगे बढ़ रही हैं, जो इस बात की ओर इशारा कर रहा है कि आखिरी नतीजा होते होते यही लगभग सूरत रहने वाली है।